Hey, what's up guys? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. तो रिसेंटली मैं और मेरी वाइफ हम जाकर आए हैं जापान। और जो जापान टूरिस्ट वीज़ा था वो हमने खुद अप्लाई किया था बिना किसी एजेंट की हेल्प से। तो ये जो टूरिस्ट वीज़ा था ये स्टिकर वीज़ा था और हमने अप्लाई किया था बैंगलोर से। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप जापान टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो VFS ग्लोबल से, और इसकी फ़ीस क्या होने वाली है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है। तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरा एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप जैसे ट्रैवलर्स तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जो स्टेप नंबर 1 होने वाला है वो है आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग का मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है उनसे जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम की। वो कैसे आप अप्लाई करोगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कितने दिन पहले करना है और कैसे स्लॉट बुक करना है। तो स्लॉट बुकिंग के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। और इस वेबसाइट पे आपको 1 महीना पहले ही आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो पीक सीज़न में आपको ऑलमोस्ट 1 महीने बाद स्लॉट मिलने वाला है। मतलब अगर आज की तारीख है 20 अगस्त तो आपको ऑलमोस्ट 15 सितंबर का स्लॉट मिलने वाला है या 17 सितंबर का स्लॉट मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऑलमोस्ट 3 महीने पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करना इन द सेंस आपको स्लॉट बुक करना है 3 महीने पहले, ताकि अगर आपका वीज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट भी हो जाता है तो आप फिर से स्लॉट बुक करके फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्टेप 1 कि आपको स्लॉट बुक करना है। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी लगने वाली है। सो गाइज जो फ़ीस है जापान वीज़ा की वो ऑफिशियली है 450 रुपीज़ ओनली, जो कि रिफ़ंड हो जाती है अगर आपका वीज़ा नहीं मिलता है तो 450 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। सो ऑफिशियल वीज़ा फीस इज़ ओनली 450 रुपीज़। लेकिन जो VFS ग्लोबल है जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी सर्विस चार्ज होती है 800 रुपीज़। इसके अलावा स्टिकर वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट जमा करना होता है जो आपको स्टैम्प होने के बाद आपको मिलने वाला है। सो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होने के बाद आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना होता है। लेकिन बैंगलोर में ये सर्विस मैंडेटरी है कि आपको कोरियर से ही आपको वीज़ा मिलने वाला है घर तक। तो पासपोर्ट जो है आपको घर पे लाके देंगे, उसका अलग से 550 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। जो VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तो लिखा है कि ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं जब गया था तो मुझे उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई वीज़ा नहीं आ रहे हैं एम्बेसी में आपको कलेक्ट करने के लिए, आपको डायरेक्ट कोरियर से ही आपके घर पे आने वाले हैं पासपोर्ट। तो वो सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी टोटल मिला के 1800 रुपये में आपका जापान वीज़ा स्टिकर वीज़ा टूरिज्म वाला आपको मिलने वाला है। I know this is weird but true, they only accept cash. अब बात करते हैं टाइम कितना लगने वाला है। एक बार स्लॉट बुक हो गया उसके बाद आप पहुंच गए सेंटर में, आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया डॉक्यूमेंटेशन का। नहीं, अभी कैश देने के बाद आपको वो रिसीट मिलने के लिए आपको 1 घंटा वेट करना है। यस, 1 आवर। उसके बाद आपको 6 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो गाइज जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जापान वीज़ा के लिए वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अप्लाई किए थे, सबका टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको लगने वाला है आपका पासपोर्ट, जो कि वैलिड है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद आपको लगने वाला है फोटो कॉपी। फ़ोटो आपको लगने वाली है ओरिजिनल, जिसमें बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। सो एग्जैक्टली इस स्पेसिफिकेशन की आपको फ़ोटो लेनी है। इसके बाद आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको मिल जाएगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा आपको लगने वाला है एक कवरिंग लेटर, जिसमें आप अपना पूरा डिटेल्स भरेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे आप आ रहे हो, सब डिटेल्स आइटनरी वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड में टेम्पलेट। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आप अगर एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में तो आपको लगने वाला है एक NOC या फिर लीव लेटर।
उसका लेटर हेड कैसे होना चाहिए, क्या लिखना है उसके अंदर, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसको लीव अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको लगने वाला है जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको लगने वाला है स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन के प्रूफ्स लगने वाले हैं। मान लो आप एयरबीएनबी से करते हो या होटल कहीं से बुक करते हो तो उसका आपको प्रूफ लगने वाला है। और जो बुकिंग है वो आपके साथ जो आ रहे हैं उनके नाम पे होनी चाहिए या फिर आपके नाम पे होनी चाहिए। नाम आपको सेम टू सेम एग्जैक्टली पासपोर्ट में जैसा है वैसा आपको नाम डालना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर एम्प्लॉयड है तो आपको 2 साल का आईटीआर, इसके बाद आपको 3 महीने की लेटेस्ट पे स्लिप्स देनी है और आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है। और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो आपको जिसने स्पॉन्सर किया है उसका स्पॉन्सरशिप लेटर देना पड़ेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आईटी रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, आपको उस स्पॉन्सर के आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप जहां से फ्लाइट ले रहे हो इंडिया से, तो इंडिया से जापान की फ्लाइट और जापान से इंडिया की फ्लाइट, इसका आपको टिकट्स लगने वाला है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने फैमिली के साथ तो आपको एक साथ अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आपका एक साथ होगा। तो अगर आप किसी सिटी में रेंट पे रहते हो और आपका पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो और आपका जो करंट एड्रेस है वो मैच नहीं हो रहा, तो आपको रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी लगानी है, एक रेंटल एग्रीमेंट की, करंट वाले की। पुराने रेंटल एग्रीमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हो और आपकी वाइफ और आपका जो नाम है, सरनेम स्पेशली, वो अगर सेम नहीं है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको सिर्फ आपका जो लीव अप्रूवल लेटर था, एनओसी, आपका कवरिंग लेटर एंड आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो आपके प्रिंट आउट्स रहने वाले हैं। आपको अगर अपना एप्लीकेशन स्ट्रांग बनाना है तो आप अपना म्यूचुअल फंड्स का एंड स्टॉक का पोर्टफोलियो का रिपोर्ट भी आप अटैच कर सकते हो। एंड एडिशनली आप अपना पीएफ अकाउंट स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी है। आपको जो फॉर्म है वो फिल करके उस पर फोटोग्राफ चिपका के वो रेडी कर लेना है और आपको जो भी आपका वीज़ा सेंटर है वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। तो बैंगलोर में जो है वो गोपालन मॉल में है, वहाँ पर आपको जाना होता है। तो अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस, जो बैंगलोर का गोपालन मॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे। तो अगर आपका स्लॉट मॉर्निंग में है तो मेक श्योर कीजिए कि आप बफर लेके वहाँ पहुँचे। और वहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हो सके तो आप कैब लेके ही जाना और कैब लेके वापस आना। लेकिन एक और प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेट्स से आप अगर लैपटॉप कैरी करते हो तो अंदर लैपटॉप कैरी कर नहीं सकते। तो मैं तो गाड़ी से गया था, मैंने अपना लैपटॉप अपने कार में रख दिया था। आप किसी के साथ आ सकते हो और उनको लैपटॉप वगैरह कुछ भी अर्जेंट में आपको लगा तो उनको आप दे सकते हो और उनसे आप उनकी आप हेल्प ले सकते हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो एप्लीकेशन हमने दी थी मेरी और मेरे वाइफ की, उन दोनों में हमने होटल कॉपी, अपनी फ़्लाइट टिकट दोनों में लगाई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने होटल बुकिंग्स की सिर्फ एक कॉपी रखी थी। मतलब जो हमने दो दो लगाई थी वाइफ के इसमें और मेरे इसमें, तो उसमें से सिर्फ एक रखी थी, बाकी सब हटा दी थी। तो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी अटैच किया था और ब्रॉडबैंड बिल भी अटैच किया था, वो दोनों उन्होंने हटा दिया था। तो मैंने गाइस स्लॉट बुक किया था 24 फरवरी को और मुझे डेट मिली थी 17 मार्च 2025 की। 17 मार्च को मैं VFS ग्लोबल के सेंटर पे गया था और 25 मार्च को मेरा वीज़ा आया था। मान के चलो आपको 10 दिन तो लगेंगे प्रोसेसिंग में। सो आपको जो कवर लेटर लगने वाला है और जो आपको उसमें आइटनरी मेंशन करनी है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो आपका लीव अप्रूवल लेटर होगा वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। सो अभी चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे आपको स्लॉट बुक करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको करना है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद एंड पौंडीचेरी, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे अपने डिटेल्स डालकर एक अकाउंट बना लेना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पर और सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करके रजिस्टर का बटन एनेबल हो जाएगा, उस रजिस्टर पे क्लिक कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल आने वाला है, उसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करना
और यहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो जो आपका वीज़ा सेंटर होगा वो सिलेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ बैंगलोर सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको अपने वीज़ा का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो हमने किया है शॉर्ट टर्म। यहाँ पर आप टूरिस्ट मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो या सिंगल एंट्री, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंगल एंट्री का ही वीज़ा मिलने वाला है, लेकिन आप मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट किया था। इसके बाद आपको ये अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट दिखाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 18 सितंबर 2025 का जो है वो नेक्स्ट स्लॉट है। तो हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं एज मेंशन्ड इन योर पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, वो सब। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जैसे मैंने डाला है, और ईमेल आईडी करेक्ट डालना, क्योंकि इसी पे आपको अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर्म मिलने वाला है और इस अपॉइंटमेंट फॉर्म को आपको प्रिंट करके लेके जाना है। सिमिलरली अपने अदर एप्लीकेंट्स के लिए आप फिल कर सकते हो फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेट्स से लल्लन सिंह की वाइफ है लल्ली सिंह, तो उसके लिए भी सेम आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल दो, अपना एक्सपायरी डेट डाल दो पासपोर्ट का, और उसका भी ईमेल आईडी और नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ आपको लल्ली सिंह का मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी भी लल्ली सिंह का ही होगा। उसके बाद आपको करना है सेव। देखो नाम में अगर स्पेसेस है तो वो सेव नहीं हो रहा है, तो स्पेसेस वगैरह हटा लेना और यहाँ आपको सेव करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे स्लॉट्स जो अवेलेबल है और जो नॉट अवेलेबल है। तो 18 तारीख अवेलेबल था, उसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आप अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो 10:30 का किया है, फिर 11 का भी था तो मैंने 11 का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे अपने जो डिटेल्स भरे एक बार वापस से चेक कर लेना सारी डिटेल्स। उसके बाद ये चेक बॉक्सेस चेक करके आप कंफर्म कर लेना। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे मेल आएगा और उस फॉर्म को आपको प्रिंट करके लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है। तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आ जाओगे आप। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ये PDF मिलने वाला है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, डायरेक्टली आप उसी पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है इसी ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपका सरनेम डालना प्रॉपरली और नाम जैसे कि आपका पासपोर्ट में है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो डाल देना, और यहाँ पर आपका नेशनैलिटी और सिटीजनशिप इंडियन डाल देना। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है आपको, तो लिस्ट में से आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। पासपोर्ट में आप ऑर्डिनरी सिलेक्ट कर लो, प्लेस ऑफ इशू जो भी आपके पासपोर्ट में लिखा है वो डाल देना, डेट ऑफ इशू भी सेम पासपोर्ट पे लिखा होगा वो डालना। इशूइंग अथॉरिटी में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालना है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी पासपोर्ट पे लिखा होता है तो वहाँ से डाल देना। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर में कुछ मत भरना, पर्पस टूरिज्म डालना। डेट ऑफ अराइवल ऑफ जापान एग्जैक्टली डाल देना, और कौन से पोर्ट पे एंट्री कर रहे हो, जैसे हैनेडा है तो हैनेडा डाल दो। एयरलाइन का नाम डाल दो अपने। यहाँ पर आपको अपने होटल का नाम और टेलीफोन एंड एड्रेस डालना है। उसके बाद अगर आप पहले जापान में रहे हो तो उसका कितने दिन के लिए रहे हो वो डालना है, मेरे केस में नॉट अप्लीकेबल था। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने करंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका करंट एड्रेस रहेगा, और यहाँ पे हो सकता है कि पूरा एड्रेस ना आए तो उसको कट शॉर्ट करके आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर में नॉट अप्लीकेबल डाल देना और मोबाइल नंबर फिल कर देना। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको प्रॉपर से डालना है। यहाँ पर आपको अपने कंपनी का एड्रेस डालना है और टेलीफोन नंबर डालना है। उसके बाद ये जो पेज है यहाँ पे मोस्टली सब जगह पर आपको नॉट अप्लीकेबल रहेगा, पूरा पेज ही नॉट अप्लीकेबल है ये। और उसके बाद जैसे ही आप ये सब नॉट अप्लीकेबल फिल कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको हर जगह नो 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 क्लिक करना है। एक बार आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया इसलिए सब नो नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन में आपका जो स्लॉट अपॉइंटमेंट का डेट है वो डालना और प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद इस पर आपको साइन करना है और फोटो चिपकानी है अपनी। इसके साथ अपने अपॉइंटमेंट लेटर को भी प्रिंट कर लेना, वो भी लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरे जापान के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स नहीं देखे तो जल्दी से चेक कर लो यहाँ पे और यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Join us as we explore Japan's golden route, Osaka, Kyoto and Tokyo. From public transport, budgets and food to convenience store shopping, Uniqlo and Onitsuka Tigers, we are covering everything